हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी के उन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं कि यार मार्क्स अच्छे आ जाएं बोर्ड्स में, और इन बच्चों की तरह प्रे भी कर रहे हैं कि भगवान जी पेपर अच्छा दे देना ताकि मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं और अच्छे कॉलेज में जाऊं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यही चीज़ को कैसे पाया जाए, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा। और अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो आपका अच्छे मार्क्स लेकर आना तो पक्का है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को करते हैं शुरू। देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। ये सारी चीज़ें आप याद करके जाओगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इन्हें तो मैं देख कर ही थक गई। अब इनको अगर हमें याद करना है बहुत अच्छे से तो हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, क्या करना है, आपको जब पढ़ाई करनी है तो आपको इन्वायरमेंट जो रखना है, जो कि है कुछ ऐसा, वो इस तरीके का रखना है कि वो एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट से सिमिलर हो। जब आप ऐसा करोगे और अपने होम के इन्वायरमेंट को एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट से सिमिलर रखोगे तो क्या होगा, जो भी आपने घर में पढ़ा है वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में जल्दी से आपको याद आ जाएगी। तो यानी आपने कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखते हुए होम के इन्वायरमेंट को एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट जैसा बनाया ताकि आपकी मेमोरी यहाँ पढ़ी हुई चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दे यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जैसे ही ये होगा वैसे ही आपका दिमाग बड़ा खुश हो जाएगा और अपनी रिट्रीवल की पावर लगाएगा और सब कुछ आपको निकाल कर दे देगा जो आप पेपर में लिख कर आओगे। आपको करना क्या है, आपको अपने इन्वायरमेंट को, अपने होम इन्वायरमेंट को ऐसे मॉडिफाई करना है जैसे कि ये बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम चल रहा हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्टडी टेबल बिल्कुल ऐसे बनाओ कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ नहीं है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। कंप्लीटली फोकस्ड और क्वाइट एनवायरनमेंट आपको वहाँ पर चाहिए, तभी वो सिमिलर हो पाएगा और आपका दिमाग आपको थैंक यू बोलेगा क्योंकि आपने मेमोरी में उसकी हेल्प की है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो आप भूल सकते हो, जैसे अभी हुआ, जो भी यहाँ से गया वो पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है वो है डायग्राम्स का यूज़। अब ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से याद करने में कॉन्सेप्ट में मदद करती है। अब ये एक सिंपल सी इमेज है आपके लिए, मेरे लिए ये मुझे दिखा रही है एक कॉन्सेप्ट जो कि है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। कैसे इसको बनाने के तरीके से मुझे ये याद आ जाएगा कि आईक्यू होना चाहिए 70 से बिलो, अडेप्टिव बिहेवियर में डिफिसिट होते हैं और ये चीज़ें दिख जाती हैं 18 ईयर्स की एज से पहले। तो अब जब भी मैं ये वाली फ़ोटो देखूंगी अपने दिमाग में इस चीज़ को बनाऊंगी कि यहाँ पर था 70, यहाँ पर था अडेप्टिव बिहेवियर, क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं, और 18 ईयर ऑफ एज को हम ऐसे बना सकते हैं। तो हो गया ना सिंपल, इतनी बड़ी डेफिनेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की और इतनी आसानी से हमें याद हो गई। यहाँ पर ये टेबल लेकर आए हैं, ये टेबल दिखा रही है कि जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो सीवियरिटी में बढ़ती है वैसे वैसे ये जो एरियाज हैं स्पेसिफिक, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, एकेडमिक्स, सोशल स्किल्स, वोकेशनल एडजस्टमेंट, एडल्ट लिविंग, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है माइल्ड लेवल की, तो ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लेवल माइल्ड है। देन मॉडरेट पे कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पर पर्सन को आने लग गए हैं। एडल्ट लिविंग से रिलेटेड चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है। देन सीवियर और प्रोफाउंड में तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कैसे हम जैसे ही सिवियरिटी में आगे जाते हैं हमारा जो डिस्फंक्शन का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज़ को याद करोगे तो ये आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा और आप एग्ज़ाम टाइम पे ये आसानी से लिख पाओगे। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे याद करने हैं सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स, तो अब ये सिजोफ्रेनिया बहुत सारे सिम्टम्स को लेकर आया हुआ था। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कुछ ना कुछ सिम्टम थे, पॉजिटिव नेचर के भी और नेगेटिव नेचर के भी। तो अगर मुझे याद करना है डिल्यूजन्स को तो मैं डायग्राम का यूज़ कैसे करूँगी,
मैं बनाऊंगी एक लेटर जिसे मैं कुछ ऐसे लिखूंगी। अब ये है एक बड़ा सा जी लेटर, ठीक है। इसे मुझे ऐसे बनाना है कि ये मुझे सब कुछ बता दे, सारे डिल्यूजन्स। यहाँ पर आर से हमारे पास जो डिल्यूजन आता है वो है रेफरेंस का, यानी पर्सन को लगता है कि कोई भी चीज़ बोली जा रही है, लिखी जा रही है, तो वो उससे रेफरेंस में रखते हुए लिखी जा रही है, उसके लिए है। यहाँ पर ये आर मुझे याद दिला रहा है रेफरेंस के बारे में। जबकि बात करें परसिक्यूशन की, तो यहाँ पर ये पी जैसा स्ट्रक्चर परसिक्यूशन को याद दिलाएगा, जहाँ पर पर्सन बिलीव करता है कि मेरे पीछे तो लोग पड़े हुए हैं, कोई ना कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। बात करें कंट्रोल की, तो यहाँ पर ये सी मुझे याद दिला रहा है कि पर्सन को लगता है कि मेरे थॉट्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है, मेरे जो विचार हैं वो मेरे नहीं है, कहीं ना कहीं आउटसाइड कंट्रोल है जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझ पर हो रहा है। वहीं बात करें ग्रैंड्योर की, तो यहाँ पर पर्सन को लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा कुछ हूँ, मैं तो किंग हूँ, मैं तो गॉड हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा बड़ा जी यही चीज दिखा रहा है। तो ये था आर, देन वी हैड पी, देन वी हैड सी एंड फाइनली जी। तो ये एक विजुअल कितनी सारी चीजें बता गया है ना। ऐसे याद करेंगे तो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स में मार्क्स ला पाएंगे। सिजोफ्रेनिया के और भी सिम्टम्स हैं, है ना, डिल्यूजन्स के अलावा भी बहुत कुछ है, तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, हम वो करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको सिजोफ्रेनिया के सारे सिम्टम्स को याद करने की इजी टेक्निक बताऊंगी। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। तो इन वाले विजुअल्स ने तो काफ़ी हेल्प की, लेकिन माइंड मैप्स का तो अपना ही अलग अंदाज है चीज़ों को पेश करने का, और इसीलिए आई लाइक माइंड मैप्स अ लॉट। अच्छा, यहाँ पर वीडियो भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना और यहाँ पर कमेंट में बताना मत भूलना। साथ ही हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे रिविजन अच्छा हो जाए, और आप गेम्स भी खेल सकते हो जहाँ पर आपको गेस करना होगा कॉन्सेप्ट का नाम। यहाँ पर ये सारे तरीके कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपके लिए ये प्रोसेस कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे किसी कॉन्सेप्ट को। बात करते हैं इलैबोरेटिव इंटेरोगेशन की, तो यहाँ पर आपको अपने डिटेक्टिव की टोपी पहन लेनी है और पूछना है आखिर क्यों, वाई, और आपको ये पूछते रहना है लगातार। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेप्स को। सबसे पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मिंग, यानी ग्रुप बनेगा। ये वाली चीज का जब आप निर्णय ले रहे होते हो तो वो फॉर्मेशन होता है। देन आप सोचते हो, आप विचार करते हो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ रूल्स वहां पर बनाते हो, सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद आप परफॉर्म करते हो, यहाँ पर आपका एक्चुअल जो भी आपने मेहनत की है वो चीज़ दिखती है, एंड फाइनली सब दूर हो जाते हैं। ग्रुप जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है कि हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर हर एक स्टेज पर जब आप जाते हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ रही हूँ तो मैं यहाँ पर वाई पूछूंगी, नॉर्म्स की क्या ज़रूरत होती है, अगर पर्सन नॉर्म्स को फॉलो ना करे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस पर्सन के लिए या ग्रुप्स के लिए, क्या ये इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है, अगर इसे हटा दिया जाए तो क्या होगा, जो होगा वो क्यों होगा। एडजर्निंग के टाइम पर जब ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं तो क्या ये आसान जर्नी होती है तो क्या फैक्टर्स होते हैं, क्यों हो सकता है ऐसा, नहीं होती तो कौन सी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मान लो परफॉर्मेंस खराब हुई, अच्छा नहीं किया, मान लो परफॉर्मेंस खराब होती है और अच्छा नहीं कर पाता ग्रुप, तो क्या ये वाला जो स्टेप है पर्सन आसानी से पार कर पाएगा, या क्या चीज़ यहाँ पर पर्सन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और क्यों। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी क्यूरियोसिटी का यूज कर रही हूँ ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड जा सकूँ। सो यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी और हर एक क्वेश्चन मेरी क्यूरियोसिटी को दिखा रहा होगा, और उस हर एक क्वेश्चन की शुरुआत होगी वाई से। जो भी हम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो होगा क्यों होगा, वो चीज़ आप ध्यान रखोगे।
और ये वाई 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 जो है वो चलता रहेगा। ये बस एक कॉन्सेप्ट था, बाकी कॉन्सेप्ट पर भी आप वाई 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 इतने सारे वाई पूछ सकते हो। अगली स्ट्रैटेजी आती है प्रोटेजे इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट को समझाना है और ऐसे समझाना है कि वो बोले अरे वाह कितना सिंपल था, एकदम समझ आ गया। ऐसे नहीं हाय हाय दीदी क्या कर दिया, डरा दिया, इतना मुश्किल है क्या ये। यानी आपको अपने वर्ड्स बहुत ही सिंपल वे में यूज करने हैं ताकि उसके लिए आसान हो चीज़ों को ग्रास्प करना। ठीक है, तो अगर मुझे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन किसी बच्चे को समझाना है तो मैं क्या बोलूँगी, मैं उसे बोलूँगी कि यार एक ऐसी स्टेट होती है ना, एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पर आप रिलैक्स नहीं होते, आप उसका अपोजिट हो रहे होते हो। आपको ना ऐसे घबराहट सी हो रही है, हाय पैर काँप रहे हैं, एग्ज़ाम है, बहुत ही बुरा वाला मुश्किल है, मैथ्स का है। तो बच्चे को हो रही है एंजाइटी। और अब अगर उसको रिलैक्सेशन दी जाए, मम्मी आके बोले चिल करो ना, कुछ नहीं होता, कर लेगा तू, तो ऐसे में एंजाइटी जो होगी वो भाग जाएगी। तो यानी एंजाइटी और रिलैक्सेशन दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। मम्मी अगर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही हैं तो वो एंजाइटी वाली गंदी सी फीलिंग वहाँ रह ही नहीं सकती, क्योंकि मम्मी तो है पावरफुल। तो यहाँ पर बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एंजाइटी और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं रह सकते। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चे के लिए कोई और एक्सप्लेनेशन इसी सेम टॉपिक की लाना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मुझे तो यही वाली एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो बच्चे ने भी यही सोचा होगा कि वाह अच्छा तरीका है। बात करते हैं अगली स्ट्रैटेजी की, तो ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारे लोग हैं, इन सब की अपनी लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी होंगी अपनी लाइफ में। तो ऐसे में जब आप ये सोचते हो कि यार ब्लैंक स्लेट की तरह है लाइफ, तो आपको एग्जाम्पल खुद ही बनाने पड़ेंगे। जबकि अगर आप इन लोगों की लाइफ को या फिर अपनी लाइफ को देखो और उसमें से एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से रहेगी और एग्ज़ाम के टाइम में याद भी अच्छे से आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के होंगे तो दिमाग भी उसे थोड़ा इमोशंस के साथ समझने और याद करने की कोशिश करेगा, है ना। तो एक लिंक बन जाएगा जिसमें ये इजी हो जाएगा कि वो वाला एग्जाम्पल याद आ जाए जब पेपर में लिखना हो। तो इस दिमाग की तो हो गई बल्ले बल्ले, लेकिन ये क्या, अरे यहाँ तो स्ट्रेस आ गया, किस चीज़ का है, होगा एग्जाम का ही। तो अगली स्ट्रैटेजी है कि स्ट्रेस को हमें मैनेज करना है। स्ट्रेस लेना ही क्यों है, ठीक है अच्छा कर कर ही आएंगे। कब कर कर आएंगे, जब दिमाग को रखेंगे शांत, बिल्कुल साधु की तरह एकाग्र होकर कि ठीक है मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं अच्छा करके आऊँगा, ज़रूर करके आऊँगा, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजी सभी दीदी ने बताई हैं वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो अब ये वाला दिमाग बन गया है। ये वाला दिमाग इतना बड़ा सा क्यों, क्योंकि ये यूज़ कर रहा है अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज। वो क्या है, मस्त से सोना, अच्छे से अपने आप से बात करना, अपने लिए काइंडनेस दिखाना, अपने आप पर ट्रस्ट करना कि चाहे कैसा भी एग्ज़ाम आ जाए आई विल डू माई बेस्ट, और हेल्दी खाना खाना, जंक फूड को अवॉइड करना, क्योंकि इन चीज़ों से भी हमारा कंसंट्रेशन, हमारा कॉग्निशन, थिंकिंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल ऐसे ही भागेगा। और अब मेरे भागने का समय आ गया है, तो बाय।